नियाजी और फैज का जो गठजोड़ था, जो कि बाकायदा तरीके से एक 10 साला प्लान लेके आया था, ये एक सदारती निज़ाम लाना चाहते थे, इस पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, उनको 50 अरब रुपए की खतीर रकम से 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार, सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक में मैं हूं आपका मेज़बान अतर हदील। नाजरीन, बानी पीटीआई ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। बुनियादी तौर पर कुछ खदशात का इजहार उनकी जानिब से किया गया, कुछ डाउट्स उन्होंने अपने बयान किए सहाफ़ियों से, जिसमें बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि ये मेरे खिलाफ कार्रवाई को इनिशिएट करेंगे, मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं और इसको ड्रामा करार दे दिया जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चले जाएंगे। जाहिर है 25 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन का जो ड्रामा है ये खुल जाएगा, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। और बिटवीन द लाइंस उनकी जानिब से ये कहा गया कि शायद ये हुकूमत गिर जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए। और सबसे बड़ी बात उनकी जानिब से जिस खदशे का इजहार किया गया वो ये है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन जाएंगे या उनको बना दिया जाएगा। इस किस्म के ये खदशात हैं। इस पर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को, पंजाब की अवाम को जो रिलीफ दिया गया है बिजली के बिलों के ऊपर, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। सिंध का इसके ऊपर स्टांस सामने आया है, वज़ीर आला सिंध ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। इसके अलावा जो वजीर हैं बल्दियात के सईद गनी, उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया और पंजाब की जो वजीर हैं सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब, उनका स्टांस इसके ऊपर सामने आया। उन्होंने कहा हिम्मत करें और इसके ऊपर जो है अवाम को रिलीफ दें, हसद ना करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात, उनका भी बयान सामने आया है, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं रहनुमा पीटीआई अजहर सिद्दीक साहब। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फरीद प्राचा साहब। इसके अलावा नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगी सलमा बट साहिबा, चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज मैं उन्हीं से करूंगा। सलमा बट साहिबा, आज जिन खदशात का इजहार बानी पीटीआई की जानिब से किया गया है, आप क्या समझती हैं कि वाकई इस तरह की कोई कोशिश हो रही है या उनके ये जो खदशात हैं ये कितने दुरुस्त हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक बानी पीटीआई की आप गुफ्तगू का सवाल है तो वो तो हर दिन बदलती है, सुबह भी बदलती है, शाम को भी बदलती है। पता नहीं आज जो उन्होंने बयान दिया ये कल तक कायम रहना है कि नहीं रहना। दूसरी बात ये कि अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स के इतने खिलाफ हैं और वो दर हकीकत अगर खिलाफ है तो जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब जब मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलते थे तब तो उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की, तब तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बोया हुआ आज उनको अगर काटना पड़ा है तो उसके ऊपर अब वो इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी ले आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो कहा करते थे कि उनको चाइना का मॉडल अच्छा लगता था, उनको वो वाले मॉडल अच्छे लगते थे जिसमें 500 लोगों को फांसी दे दी जाए। तब वो फांसियाँ भी देना चाहते थे, तब वो मिलिट्री कोर्ट्स भी चलाना चाहते थे जब वो हुक्मरान थे, ताकि उनके रास्ते की हर चीज़ जिसको वो खिलाफ समझते हैं और मुखालिफ समझते हैं वो क्रश कर दी जाए। उनकी ये की पॉलिसी थी। अब जब वो लेकिन अब वो ये रहा है कि अब उनको जब अपना बोया हुआ काटना पड़ रहा है तो वो उसको मजलूमियत की शक्ल देना चाहते हैं, उसको साजिश कहते हैं, उसको कभी ड्रामा कहते हैं, उसको कभी वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कह देते हैं, कभी कुछ करते हैं। बेसिकली सारा कुछ इसलिए करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से वो तो जो मलहूज रखना चाहते हैं कि कोई ना कोई आकर उनको वो बन जाए इस वक्त, उनको बचा ले, उनको अपने कर्मों की जो देना पड़ रहा है हिसाब ना देना पड़े, क्योंकि वो हमेशा से हिसाब के बड़े कच्चे हैं और उन्होंने हमेशा चाहा कि दूसरों के ऊपर मनगढ़ंत इल्जामात लगाकर जो इल्जामात थे कभी उनको साबित ना कर सके। अपने दौरे इक़्तिदार में जितने भी उन्होंने जिंदगी में इल्जाम लगाए बतौर जब वो पहले कंटेनर पे थे यहाँ, कभी भी कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। अब जब उनके ऊपर इल्जामात हैं तो क्योंकि उनके पास वो सफाई देने के लिए कुछ नहीं है, वो इल्जामात साबित होते नजर आ रहे हैं उनको। तो 9 मई के इल्जामात हों, तनसीबात में हमलों के इल्जामात हों, 190 मिलियन पाउंड के इल्जामात हों, तो शाहाना के इल्जामात हों और भी बहुत सारी फहरिस्त है उनके ऊपर, करप्शन की भी और फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करने की भी और हमले करने की भी। तो अब वो इल्जामात जब उनको लग रहा है कि उनसे मुझे छुटकारा नहीं है, मैं दिन ब दिन उसके अपने ही
जो किया है उसकी लेकिन सलमा भट्ट साहिबा, आप ये भी देखती हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए वो अदालतों से उनको रिलीफ भी मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम ये बात कर लें मिलिट्री कोर्ट वाले मामले की, तो आप समझती हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वाला जो ऑप्शन है, वादा माफ गवाह बनने वाला, ये ऑप्शन है? देखिए, इस बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके बारे में वो तहवील में है और उनके साथ क्या इंटेरोगेशन हो रही है। ये जब कोई फैसला बाहर आएगा कोर्ट से तो ये हम उस पर बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी अगर एक चीज ज़ेर इल्तवा है और वो ज़ेर इन्वेस्टिगेशन है और वो तहवील में है, और अगर आर्मी जो है वो अपने किसी एहतसाब के अमल में है या वो अपने साबका रिटायर्ड जनरल फैज को कहीं पे अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी मैं उस पर क्या कमेंट कर सकती हूँ, मुझे ये बताएं। दूसरी बात ये कि जब कोई चीज हमारे सामने आएगी जो उनके पास, जो देखें जनरल साहब जो हैं आखिर वो DGIS आए रहे हैं, और अगर उनके ऊपर कोई इल्जामात हैं हो सकता है वो उनको साफ कर दें, हो सकता है वो साफ ना कर पाए तो वो भी किसी सजा के मुर्तकिब हों या किसी किए के, और अगर वो कुछ इंकिशाफात कर रहे हैं या अगर वो अपनी कोई वादा माफ गवाह बनते हैं या वो कैसी चीज करते हैं, तो देखिए इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। देखिए, ये जनरल फैज जो थे, जब वो इमरान खान के साथ उनका एक नेक्सस रहा है, उनके बतौर जब वो वज़ीर आज़म थे तब ये DGIS आए थे और उनकी एक मिलके मुश्तरका जनरल बाजवा जो थे वो आर्मी चीफ थे, और ये एक पूरा एक नेक्सस था जो एक सेम पेज भी था, जो मिलकर काम भी करते रहे, मिलके बहुत सारी चीजें करते हैं। जो इमरान खान साहब हैं जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो ये जो एजेंडा कहा करते थे कि यहाँ पर वन पार्टी एजेंडा होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, 18वीं तरमीम को खत्म कर देना चाहिए, NFC अवार्ड की मुखालफत करते थे, हर जमहूरी चीज की जब वो रिवर्स करने की बात करते थे, तो ये सारा कुछ एक पूरी इसके पीछे वजह थी। और फिर उसके अंदर कुछ हम अब रिटायर्ड जो साबका जजेस हैं उनको भी देखते हैं कि वो एक पूरा एक सहूलतकारी का सिस्टम था, निजाम था, जिसकी यहाँ पर एक और हिंट आपने दिया है, वो उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब से जान लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, और आपसे सलमा साहिबा, मैं आपसे जो इस तीसरा जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, एक डर है हुकूमत को, इस पर बात की है, इस पर भी आऊँगा, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब से जान लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं बानी PTI ने क्यों ये गुफ्तगू की, क्यों उनको ये खदशा है, क्या उनके ये जो खदशात हैं ये दुरुस्त हैं, क्यों उनको लगा है कि इस तरह होगा? बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने, मेरा ख्याल है कुछ शायद पिछले 2, 3, 4 साल से ना सियासत में कुछ चीज़ें देखी नहीं हैं। आज जो हम जो बातें की ना उन्होंने, आज 2.5 सालों में क्या कुछ हुआ है वो नहीं याद है। ना जमहूरियत में, आमरीत में भी जो हाल नहीं होता था जो कुछ हो रहा है, और तारीख़ी तौर पर ना मुस्लिम लीग नून ने, ना नवाज शरीफ ने, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा बुरा दौर देखा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है। 250 के करीब केसेस हैं। वो कह रही हैं कि इल्ज़ामात लगा के साबित नहीं करते। 4 केसों में 2 में सस्पेंशन हो चुकी है, तोशाखाना 1 जो इलेक्शन कमीशन का है, और दूसरा तोशाखाना 2 जो है नैब का, उसमें तोशाखाना 3 की तरफ जो जा रहे हैं वो भी इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। 2 नीस्तो नाबूद हो गए। साइफर के केस में बड़ा बातें की, पता नहीं क्या क्या, ज़मीन आसमान सर पे उठाया, वक्त से पहले मिठाइयों के टोकरे खा लिए और वो गिर गए। फिर इद्दत का घटिया तरीन केस जिसको ये सपोर्ट करते रहे, जिसके लिए वकील पेश करते रहे। फिर टेरियन वाइट के अंदर भी आपको पता चल गया होगा कौन सा वकील, किसने पैसे, कौन से वकील अरेंज किए, सारी कोशिशें करके देख ली। और अब फैसलों पर भी तनकीद तो करते रहे हैं जो फैसले आए हैं केसेस। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि हमने उस तरह नहीं बरी हुए कि जैसे नवाज शरीफ अभी वो बातें बता रही थी डील के, वो तो अब समझ में आ गया ना कि जनरल बाजवा कहाँ बैठे हुए थे, जनरल फैज़ हमीद किन के साथ थे। अगर अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में ख्वाजा साहब खुद कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत जोली में दे दी और वफाक की हुकूमत। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ डील करके, लेकिन उन्होंने डील नहीं की ना 2019 में, उन्होंने डील तो नहीं की ना डील की ना, उसका सबूत ले लेना मेरे से आप। नवंबर में नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर चले गए, एक सजा याफ्ता कैदी नहीं जा सकता था। फिर हमने ये भी देखा, फिर यही बात नहीं, फिर हमने एक्सटेंशन भी देखी। अब तो वो सारी बातें खुल के आ चुकी हैं सामने, और ख्वाजा आसिफ तो प्रोग्राम में मान भी चुके हैं कि हमने जनरल फैज़ और बाजवा साहब के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराने की साजिश की है। ये तो अब कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को डर और को डाउट है इसमें, आ जाए जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आए आगे, अब समझ कोई नहीं आ रहा। हर केस फेस कर लिया इमरान खान ने और फेस कर रहा है। 9 मई के केसों की कितनी हकीकत है वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, आने वाले दौर में पेश करेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून ने खुद करवाया है।
उनके हाथों में पुलिस थी। मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है कि उनके पास एविडेंस है, तमाम सबूत मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, डॉक्टर फरीद प्राचा साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। फरीद प्राचा साहब, आज बानी पीटीआई की जानिब से खदशात, डाउट्स का इजहार किया गया, ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जिक्र किया गया, या वादा माफ गवाह बनने के बारे में फैज़ हमीद के बारे में बात की गई, और इस हुकूमत के जाने के बारे में पेशगोई भी की गई। क्या कहते हैं आप इस पर? जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? के साथ सिर्फ एक बात कर दूं, आपने जो कि ये सवाल किया, देखिए जनरल फैज़ हमीद से मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, जो दिल चाहता है आपका करें। और जो बातें कही हैं उस बातें सच इस तरह के अब कुछ नहीं रह गया। अब वो 9 मई में ले जाना चाहते थे मिलिट्री कोर्ट में, वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिल सकी, तो अब ये को कि इनडायरेक्ट तरीके से लाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट में जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है, अपील में चाहे सस्पेंडेड है लेकिन वो जजमेंट आ चुकी है। और ये कोशिश यही है कि मिलिट्री कोर्ट में ये तो जमहूरी कुव्वतों को सोचना चाहिए, इन गवर्नमेंटों को सोचना चाहिए कि किसी का टूल ना बने। आ गया। फरीद प्राचा साहब क्या कहते हैं आज बानी पीटीआई की जानिब से जिन डाउट्स का इजहार किया गया है उसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक ताल्लुक़ है केसेस के बारे में, तो किसी भी सियासी रहनुमा को इस बात का हक़ है कि वो उसके बारे में अपने ख़दशात का या ख़यालात का या मेरिट या डीमेरिट का वो इजहार करे। उस एतबार से तो उन्होंने किया है। अलबत्ता ये वादा माफ गवाह बनने वाली बात है या बनाने वाली बात है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी किसी सूरत भी असूली तायीद नहीं की जा सकती। अगर एक अरसे के बाद ये मामला हुआ कि फ़ौज के भी किसी और ख़ास तौर पर ISI जैसे इदारे के किसी साबिक सरबराह को वहाँ पे कटहरे में लाया गया और उस पर दोनों तरह की एक वो इल्ज़ामात हैं कि जिनका ताल्लुक़ वर्दी के इस्तेमाल से या इदारे के इस्तेमाल से करप्शन या ज़मीनें हथियाने का मामला है, और दूसरा सियासी मुदाखलत है। तो मामलात को अब आगे बढ़ना चाहिए, मामलात को इस तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए। और किसी यानी इसकी ये नौइयत है कि किसी को वादा माफ गवाह बना के किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ये तो किसी तरह भी ठीक नहीं है। लेकिन कोई अगर अपनी मर्जी से कहता है, अगर इस तरफ आ जाता है, हम इस पर्टिकुलर केस की बात ना भी करें तो उसकी गवाही तो होती है ना? नहीं, गवाही होती है तो गवाही ले आए ना, दीगर गवाही ले आए। ये वादा माफ गवाह बनाने का मतलब ये है कि जो असल जिम्मेदार है उसको तो आप फिर एक तरह से बरी कर रहे हैं। अगर ये फिलवाक़या इसी अंदाज पे है, ये तो है तो खदशा उनका, इसके ऊपर अभी तहकीकात होनी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस भी चलेगा। केस चलने चाहिए, मामलात आने चाहिए, खुलना चाहिए। हमने यौम आज़ादी अभी मनाया है, क्या ये यौम आज़ादी मना के हमने उन रूहों से कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान के लिए, उनके सामने क्या तस्वीर हमारी पेश हो रही है? भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और वहाँ उनके बेशुमार उनके भी तजादात हैं, यानी वो करप्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन बहरहाल इदारे के एतबार से और मईशत के एतबार से हम फिर भी देखते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है। यकीनी तौर पर हम इसमें काफ़ी पीछे दिखाई देते हैं और इसमें बेहतरी ज़रूर आनी चाहिए। फरीद प्राचा, यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में आवाम को दिया जाने वाला रिलीफ बदस्तूर मौजूए बहस बना हुआ है। इसी पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फरीद प्राचा साहब हैं। जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया था। फरीद प्राचा साहब, ये जो धरना दिया गया, क्या आप समझते हैं कि वो उसके जो मुतालिबात थे उसकी वजह से ऐसा हुआ है? पंजाब में जो रिलीफ दिया गया है इसको सराहेंगे? ये मामला तो है कि उस धरने के असरात हैं और उस धरने के असरात आ भी रहे हैं सामने। लेकिन हमारा 14 दिन का धरना सख्त गर्मी में, हबस में और मुसलसल एक सख्तियों में, धूप में, वो होने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि ये 2 महीनों के लिए कुछ रिलीफ 14 रुपये का मिल जाए। ये हमारे पेश नज़र नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे किसी जहाज़ में का बोझ कम करना हो तो एक एस्ट्रे उठा के आप बाहर फेंक दें और समझें कि आपने, अवाम पर जो बोझ है वो तो IPPs का है, और वो IPPs जो हैं उनमें हुकूमती यानी 52% हुकूमती है IPPs और 25% वो है कि जो मुआहदा हुआ था उनसे हुकूमत के साथ, उसका क्या बना? खानदानों के शामिल की गई थी। तो अब ये ना कि ये अगर ये नहीं ख़त्म होता तो फिर उसके बाद
लोगों ने एक 13,000 मेगावाट टोटल हम ले रहे हैं, 43,000 मेगावाट की पैसे दे रहे हैं और फिर लोड शेडिंग भी भुगत रहे हैं। इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। ये एक ऐसा बड़ा ऐसी बड़ी धोखाधड़ी की वारदात है और ऐसा बड़ा क्रिमिनल एक्ट है कि जिस पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन लोगों ने ये मुआहिदे किए थे और जो इन मुआहिदों को आज तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। यानी किस बात की कैपेसिटी है? बंद दुकान के भी हम पैसे दे रहे हैं और कौन दे रही है? यानी कौन सा कोई अपने पास से दे रहा है? एक देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। और सिर्फ हमारा मामला इतना ही नहीं है, हमने बिजली के सिलसिले में भी हमने जो है उसका भी स्लैब के बारे में भी बात की। मीटर जो है वो फ़रोख्त कर, बिजली के हों या गैस के हों, मीटर फ़रोख्त हो जाते हैं, लोग कीमत अदा कर देते हैं, फिर हर महीने रेंट भी वसूल कर रहे हैं। उसके अलावा यह है कि टैक्सेस शामिल हैं। भाई किस चीज़ के टैक्स आप ले रहे हैं? एक गरीब आदमी जो हो सकता है वो खुद ज़कात का मुस्तहिक हो, उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, उससे आप GST ले रहे हैं, उससे आप टेलीविज़न की फ़ीस ले रहे हैं। 14 किस्म के टैक्स हैं जो शामिल हैं। तो इनमें से हमारे साथ डिबेट करें, बताएं कौन सी मुतालबा गलत है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे हमें हुकूमत मुतमईन करे कि आप जो बात कह रहे हैं इसके पीछे कोई लाजक नहीं। सलमा भट्ट साहब हमारे साथ हैं, फरीद पराजा साहब, उनसे जान लेते हैं हुकूमत किस तरह आवाम को मुतमईन करेगी। सलमान भट्ट साहिबा, आप इस सिलसिले में चेयरपर्सन भी हैं प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स की। क्यों सिर्फ एक मजमूई तौर पर, बुनियादी तौर पर टैरिफ में कमी नहीं की गई, एक मुस्तकिल तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? क्यों ऐसा हो रहा है? जी देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। आप सिर्फ इसको एक सिंगल आउट करके किसी एक चीज को ये नहीं कर सकते कि आज आप जो पिछले 5-6 सालों का आप बिगाड़ डाले जा रहे हैं। आज अपने कि आज रात को जब हम सो के उठे सुबह तो सारी बिल्कुल बेहतरीन सेट करके दे दें क्योंकि आप हुकूमत में, ऐसा मुमकिन नहीं। सब जानते हैं हुकूमत के पास ऐसा नहीं होता कि कोई मैजिक वॉन्ड लेकर आती है। हमने काम करना होता है। आपने देखना ही होता है कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है और हुकूमत के अंदर रिजॉल्व कितनी है और हुकूमत के पास कोई विजन है, कोई प्लान है, कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं। अगर आप पंजाब हुकूमत की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत का एक प्लान है जामिया, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो तरजीह है वो है अवाम को रिलीफ देना, जिसकी आपको 100 मिसाल दी जा सकती है गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर, जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज हैं उन्होंने सिर्फ बिजली के जो अभी ये बहुत बड़ा कदम है कि 2 महीने के लिए 200 से लेकर 500 तक के, लेकिन ये 60 दिनों का रिलीफ है ना, ये सिर्फ 2 महीने का रिलीफ है, इसके बाद क्या होगा? मैं आपको बताती हूँ 2 महीने का क्यों है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हमने तो मेडिकल की हेल्थ के अंदर बहुत सारी सहूलतें दी हैं। हमने तो जो क्लिनिक ऑन व्हील वर्चुअल स्टेशन बनाया है, जो हमने जो मरियम की दस्तक बनाया है, जो हमने ई बाइक्स जो दिए हैं स्टूडेंट्स को, जो हमने IT सिटी बनाया, जो हम कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो दिल का हॉस्पिटल बना रहे हैं। क्या ये हम धरनों की वजह से बना रहे हैं? ऐसा नहीं। हुकूमत अपना प्लान लेकर आती है, अपना विजन लेकर आती है और उसके अंदर इस वक्त देखिए 2 चीजें बहुत अहम है। इस वक्त महंगाई, खाने पीने की अशिया की महंगाई, जो वजीर आला पंजाब की वजीर मरियम नवाज की सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज है, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ जो अवाम है उसको 2 वक्त की रोटी मैसर लाने के लिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम चाहिए, काबू में चाहिए, जिसमें हम बुनियादी चीजें जो हैं, जो प्याज, टमाटर और जो आलू है, या जिसमें चिकन है, या जिसमें दूध है, आटा है, रोटी है, दालें हैं, ये बुनियादी जरूरत की चीजें हर घर की जरूरत है। एक तो इनकी कीमत को काबू लाने के लिए हम लोग जामिया जो वज़ीर अल्लाह की जो एफर्ट है, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे दो इदारे जो है, जैसे एक वो कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई मैनेजमेंट का सिस्टम पहली दफा पंजाब में लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर एनफोर्समेंट का बाकायदा जामिया इदारा जो है ना वो तश्कील दिया गया है कि जिसकी वजह से हम इन 2 सप्लाई मैनेजमेंट को बेहतर करें, चीजों की फराहमी, कमोडिटी जो है एसेंशियल कमोडिटीज, और फिर उसके ऊपर और उनकी प्राइस डिटरमिन करने का जो सिस्टम है, और उसके साथ फिर एनफोर्समेंट का जो सिस्टम है, ये पूरा जामिया प्लान लेकर आ जाए। दूसरी तरफ जो आपने जामिया प्लान की बात की है, प्लान ऑफ एक्शन की बात की है, तनकीद करने वाले इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि पहले एक महंगी चीज कर दी जाती है, बिजली को महंगा किया जाता है, फिर उसको फिर रिलीफ दिया जाता है। सलमान भट्ट साहिबा, डॉक्टर करने वाला वो है, नहीं मुझे एक जुमला कहना है, तनकीद करने वाले वो हैं जिनके अगर सूबों में जाकर देखो तो वो एक भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास खुद को हाईलाइट करने के लिए तनकीद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका अज़र सिद्दीक साहब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं पंजाब की जानिब से जो आवाम को रिलीफ दिया गया है, इसको सराहा जाना चाहिए या बेहतर रिलीफ है, दूसरे सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए?
बहुत शुक्रिया। पहले तो बताना चलूँ, ये सुबाइयत को हवा देने की एक साजिश है और कौम इसका हिसाब करेगी, एहतसाब भी करेगी। अभी तक तो वो आपको पता नहीं है, अब तक को तकरीबन 58 करोड़ के तो इश्तहार दे दिए हैं। 45 अरब में से 58 करोड़ के तो इश्तहार आ गए हैं, वो टीवी पे दे दें, जहाँ मर्जी चले जाएं। लेकिन कौम को गुमराह मत करें। 85 से ये लोग इक़्तिदार में हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम आप लाने लगे हैं। एसेंशियल कमोडिटी, वो भाई जाएँ जाकर चाइना से सीख लें कि उन्होंने सेंट्रलाइज निज़ाम कैसे किया है, उन्होंने मंडियां तो कैसे लेके आए हैं, कमोडिटीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं, आप बता तो दें। आप लोग इस वक्त आपको पता है डेट लिमिटेशन एक्ट के तहत आप GDP का 60% ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते। 80.1% यानी 80% तक कर्जा जा चुका है। महंगाई इनके बस का काम नहीं है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, डॉलर कहाँ चला गया। जब इमरान खान साहब से हुकूमत ली थी, आप अंदाज़ा लगाएं डॉलर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, और उससे लेकर अब तक का सफ़र। और ये बता रही हैं बिजली के, अच्छा क्या होना है भाई, रोज़ाना खुदकुशी हो रही हैं, लोग रोज़ाना मर रहे हैं। इन्होंने ड्रामा क्या किया है, यानी एक तरफ कीमत बढ़ा दी है यानी मेन में आकर, और यहाँ अभी करके वो ख़त लिख रहे हैं। मेरे पास ख़त मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पूछ रहे हैं कम कैसे होगा। रिसेंटली मैंने काम एक किया कि इन्होंने क्या किया, ये इनको शायद पता भी नहीं होगा कि अपना प्रोरेटा बेस के ऊपर ना 200 से यूनिट जो प्रोटेक्टेड कस्टमर है ना, उसको आर्टिफिशियल बिल 201 यूनिट पे भेज दिया, 250 पे भेज दिया। उससे क्या नोटिस ले लिया गया था? ओहो ये ना, ये इनके किसी ने नोटिस नहीं लिया भाई। इसके लिए मैं हाईकोर्ट आया, हाईकोर्ट से डायरेक्शन नहीं, नेपरा में हेयरिंग की गई, इनमें किसी का कोई कमाल नहीं है। नेपरा ने वो बाकायदा रिलीफ दिया, ओरिजिनल बिल पे आ गए, और लेट पेमेंट सरचार्ज और ये सारा जितना जुल्म हो रहा था ना, इन्होंने क्या कर रहा है, ये तो बैठते हैं टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं। आम आदमी के साथ आकर निकल कर देखें, अगर वाकई चाहते हैं तो केपी का मॉडल जाकर देखें, वहाँ अस्पतालों की पोजीशन देखें, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, सियाहत का। आप सिर्फ इस्लामाबाद से मरी तक के सड़क का हालात देख लीजिएगा, वहाँ लोगों का तर्ज तरीकाकार देख लीजिएगा, और वहाँ से जब जैसे ही आप, लेकिन पंजाब की आवाम की जानिब से इसको सराहा भी जा रहा है। पंजाब की आवाम कहती है कि चलें कहीं ना कहीं। देखिए जब वो अभी तक तो आया नहीं ना, जब रिलीफ आएगा तब देखेंगे ना। अभी तो बात है, अभी तो तमाम सियासी जमातें प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आवाम की बात हो रही है, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात हो रही थी। और अगर हम बात करें तो अदम इस्तेहकाम जो है सियासी, इसकी अगर बात करें तो सलमा भट्ट साहिबा, यही कहा जाता है, हर कोई यही कहता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, और IMF ने भी इसकी निशानदेही की, इसका जिक्र किया गया। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब का आज बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। सलमा भट्ट साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताएं, आपने जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की, तो आप बताएं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का रूह रवां कौन है, मौजब कौन है? इसका मौजब और जो रूह रवां है वो है बानी PTI। और ये PTI एक ऐसी जमात है जिसने सियासी अदम इस्तेहकाम की जीती जागती मिसाल इनकी अपनी पार्टी का हाल है। आप देख लें कि आज इनकी पार्टी के अंदर कितने ग्रोह हैं, कोई पता ही नहीं है कि पार्टी कौन है। आप किसी को नहीं कह सकते टॉप टियर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, क्या ये पार्टी की हायरार्की क्या है, पार्टी के अंदर लोग कितने हैं। सिर्फ चंद ग्रोहों में बटी हुई, टुकड़ों में पड़ी हुई एक चीज को ये हर कोई उठ के कह देता है। एक टोला कहता है मैं PTI, दूसरा कहता है मैं PTI, तीसरा कहता है मैं PTI। जिसमें आप गौहर अयूब साहब की बात देख लें, जो उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर को आप देख लें। यहाँ इसके अलावा आप जब फवाद चौधरी साहब के अक्सर बयान हम सुनते थे, पहले जो अफजल मरवत साहब होते थे जो पहले, अब उनको पार्टी से भी निकाल दिया। फिर आप कल यमीन गंडापुरी एक पूरा फ्रैक्शन है। नहीं, अब तो उनकी मुलाकात हो गई है, मामला सेट हो गए उनके। अच्छा, दूसरी बात यह कि अदम इस्तेहकाम, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो इन्होंने हर दौर में रखा। जब ये ऑपोजिशन में थे पहले, तब भी ये सियासी अदम इस्तेहकाम का मौजूद बने। जब ये हुकूमत में थे तब भी सियासी अदम इस्तेहकाम को लीड किया इन्होंने। जब ये हुकूमत से बाहर आए तो भी इन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम। लेकिन सलमा साहब, वे फॉरवर्ड की भी तो बात होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? इसी तरह लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। वे फॉरवर्ड ये है कि इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि, और इनको ये इंतखाब करना पड़ेगा अपने बारे में कि ये कौन है।
क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये जमहूरी है, क्या ये सियासी है, क्या ये मुल्क के साथ खड़े हैं, क्या ये 25 करोड़ अवाम का कोई इनके कोई लिहाज, कोई दर्द, कोई इनके अंदर कोई एक चीज है जो अवाम से जुड़ी हुई है, अवाम की तकलीफ से जुड़ी हुई है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो मईशत की बहाली हो, चाहे 2 वक्त की रोटी हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे वो किस बच्चों की स्कूल जाने की फीस हो, चाहे वो अद्वियात हो। क्या इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कभी आपने इनकी कोई बात सुनी, कोई कारकर्दगी देखी? इनके आप जब बात करेंगे ये कहेंगे इंतशार फैलाने की बात करेंगे, जब ये बात करेंगे ये कहेंगे कि इनको सहूलतकारी करके इनके ड्रामे सारे रचा कर इनको वापस इक्तदार में लेकर आने की क्या तरीका हो सकता है। बस इनकी एक ही पॉलिसी और एक ही एजेंडा है, और वो है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम रहे ताकि इनका डंका चलता रहे। जो ही मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे बैरूनी ये कहते हैं बैरूनी साजिश आए, लेकिन बैरूनी अजहर सिद्दीक साहब से जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, पहले तो सलमा भट्ट साहबा ने आपसे ये पूछा है कि आप हैं कौन, चाहते क्या हैं, आप इस्तेहकाम नहीं होने देते। अच्छा, वो मेरा ख्याल है आपको याद नहीं है, मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद नहीं है। अच्छा, मैं याद करा देता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले 2021 के अंदर लॉन्ग मार्च कौन लेके गया था? ये सारे गए थे ना। उसे 2020-2021 में क्या बातें कर रहे हैं? यानी हमने अभी, मुझे ये बताएं, कोई पिछले 2.5 सालों से कोई जलसा होने दिया उन्होंने? हमने क्या दम, यानी या तो हो ना हम जाकर बैठ के गए हो, अभी अगर धरना वगैरह अगर हो रहा है, हमने पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान में धरना जो किया है, सपोर्ट किया है, जमात इस्लामी हर एक का हक है, ये कोई तरीका नहीं है। किसने कह दिया इससे अदम इस्तेहकाम आता है? भाई आप बैठ के ज्यादतियाँ कर रहे हैं, अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो घर तो कोई नहीं ना बैठ सकता। अगर इतना डर और खौफ नहीं है तो आने दें, जलसे जुलूस तो करने नहीं दे रहे। 144 की दफात आप इतनी और इतने पर्चे किए हैं, वो रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख दूँ। आपको पता है कि 2022 के अंदर 10,000 डिटेंशन ऑर्डर जारी किए थे। अभी 2023 और 24 के अंदर मैंने डाटा निकाला है तो 4,770 है, और 144 के हवाले से पर्चे कितने हैं? ज़रा खुदारा, अगर इस कौम में जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूरी रवैया अपनाएं। जमहूरी रवैया ये नहीं है अब आप वजह क्या है, डिक्टेटर के पीछे बैठ के, आप स्टैब्लिशमेंट के पीछे बैठ के छुप के हुकूमत में जा रहा है इनकी थोड़ा। यानी अगर मेरा जानता ख्याल है, अगर कोई किसी काउंसलर को भी आप वजीर आजम की अपना ओहदे पे बिठा देंगे या किसी क्लर्क को बिठा देंगे, वो बेहतर हुकूमत कर लेगा। इस तरह के इल्जामात तो दूसरी पार्टियां भी लगाती रही हैं, लेकिन ये वे फॉरवर्ड है नहीं ना। आगे कैसे बड़ा आसान हल, कन्फ्रंटेशन की सियासत होती रहेगी तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? नहीं, बड़ा आसान हल है भाई, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी जमात इस्लामी आपके साथ बैठी है, हमने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया है। वजह यह है कि ये इक़्तिदार के साथ चिपटे हुए जबरदस्ती फार्म 47 अगर ये कहें तो इनकी छेड़ बन चुकी हुई है 17 सीटें लेकर। अभी इनके पास प्लान क्या है? प्लान तो इन्होंने देना है ना। इनके पास क्या प्लान है? या तो बताएं कि 2.5 साल से जब हुकूमत गिराई है डॉलर नीचे ले आए, महंगाई इन्होंने खत्म कर दी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आए, और आम आदमी की यानी जो 12 रुपए यूनिट था आज 62 रुपए यूनिट बिजली का है, और हम लोगों ने उस वक्त डॉलर को कैपेसिटी पेमेंट में 148 रुपए पे कैप किया। वरना तो अगर 148 पे हमने कैप ना किया, जब ये आए थे 2013 के अंदर 480 अरब का सर्कुलर डेट के हवाले से मैंने ऑर्डर करवाए थे। जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस उस वक्त, लेकिन उसके बाद रोका नहीं, ना बिजली चोरी रोक सके, ना लाइन लॉस। अभी आप अंदाजा लगाए हैं हर महकमे के अंदर 2.5 सालों में क्या मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है? आप जरा पुलिस से जाकर पर्चा दर्ज करा के देखिए, FBR में 800 अरब का रिफंड का फ्रॉड हुआ है इनके दौरों के अंदर। अभी अंदाजा लगा लें आप। उसके बाद बता दें कि क्या इन्होंने करप्शन, सिर्फ एक इमरान खान के अलावा कोई एक केस बता दें कि जहां करप्शन से इन्होंने पैसा निकलवाया। हमारा तो डाटा बड़ा मौजूद है, 460 अरब के करीब जो पैसा था नैब के जरिए, वो सारा रिकॉर्ड का था, वो सारा हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी। हाँ, हमारे पास प्लान है, लेकिन हम इन्हें प्लान किस बात कर दें और क्यों दे ऐसे लोगों को? कहते हैं आपके पास प्लान है, वो कहते हैं आपके पास प्लान नहीं है। जमात इस्लामी के पास क्या प्लान है? जमात इस्लामी से जान लेते हैं। फरीद पराजा साहब, आपने सिट इन किया, इस वजह से किया कि महंगाई है मुल्क में, बिजली की कीमतों के हवाले से किया। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको दूर करने के लिए जमात इस्लामी का क्या किरदार है? क्या पेशरफ्त होनी चाहिए? किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, यानी ये जो मुल्क में इस वक्त इज़्तिराब है, ये भी सियासी अदम इस्तेहकाम है। यानी कीमतों की वजह से, महंगाई की वजह से, करप्शन की वजह से आम आदमी एक गम और गुस्से की कैफियत में है। तंग आमद बजंग आमद आम आदमी की, ये सारा अदम इस्तेहकाम है। मुल्क सियासी लिहाज से कमज़ोर,
इसी तरह से हम ये समझते हैं कि मामलात को डायलॉग की तरफ आना चाहिए, सियासत को सियासत की तरह डील करना चाहिए। अगर मादी में किसी ने नहीं किया तो आप कर लेना चाहिए। और ये बात के माजी के रवैये गलत थे, तो जिनके माजी के रवैये गलत थे उनको भी समझना चाहिए कि उनके भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब मामलात को इस तरफ लाना चाहिए कि मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। अभी सवाल तो यही है फरीद राजा साहब कि किस तरह आना चाहिए, एक टेबल के ऊपर सब किस तरह बैठेंगे, कोई बात मान नहीं रहा। एक पार्टी है वो कहती है कि वो बात नहीं करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे, एक पार्टी है वो कहती है वो भी बात नहीं करेंगे, इनको जिससे बात करनी है ये कर लें। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना कि जी औरों से क्यों बात करते हैं आप, इस क्यों ये बयान देते हैं कि जी जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे। क्या ये है सियासत, चाहे वो किसी ने माजी में की या कोई आज कर रहा है। सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट भी है, क्या लोगों ने इंतखाब जीते हैं, इंतखाब जीत के पार्लियामेंट का कोई किरदार भी है, या इंतखाबात जो हैं वो 47 और 45 में ही फिर रहे हैं। और फिलवाक़या हम भी इसका शिकार हैं कि हमारे जो हैं वो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, सीटें दूसरों को दे दी गई हैं। लेकिन ये कि मामलात इन चीज़ों को भी बैठ के को हल करना चाहिए। और ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो करप्शन है, ये जो बदउनवानियाँ हैं, ये जो गरीब आदमी को मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं, उनका हल तलाश किया जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से आज ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का ऐलान जल्द करेंगे। ये ऐलान कब किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस सिलसिले में क्या कर रही है? डॉक्टर अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, जो मुखालिफिन हैं, आप पर तनकीद करने वाले हैं या मुखालिफ पार्टीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जो सियासी क़यादत है वो एक पेज पर है ही नहीं, पार्टी टूट फूट का शिकार है। ख़ास तौर पर KP के मामला देख लें तो किस तरह हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़े तौर पर वाज़े है कि मौजूदा सियासी टोलों ने, चाहे PDM की शक्ल में हो, उन्होंने आते क्या काम किया, पार्टी को तोड़ने के लिए बड़ी कोशिशें करके देख ली। तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक वो यही कोशिशें कर रही हैं, झूठे जाली पर्चे दर्ज करा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि पीछे कौन है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो इमरान खान से शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। और जितनी लीडरशिप है, अगर कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस अपनी जगह चलते रहेंगे। लेकिन आपने देख लिया, इस सारों के बावजूद सवाबी का जलसा आपने देख लिया कि कितना बड़ा फ़कीदुल मिसाल जलसा था पूरे, और 10 किलोमीटर आसपास के एरिया सारा जो है टोटल भरा पड़ा था। सिर्फ यही नहीं है, अब 22 अगस्त के लिए इस्लामाबाद के अंदर करनौल ने बड़ी छोटी सी जगह दी है, आप वहाँ भी देखिएगा, बड़ा तारीख साज जलसा होगा। आज अगर आप इजाज़त दे दें, 144 का नफाज ना ख़त्म करें, पकड़ दकड़ ना करें, आप जलसे जुलूस ना रोकने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत क्या करके दिखाती है। और वो सिर्फ एक कॉल दूर होते हैं। यहाँ कौन सा होता है कि पटवारी लाने होते हैं, यहाँ कौन सा कोई तहसीलदार या पुलिस ने बंदे इकट्ठे करके देने होते हैं, हमारे तो नहीं है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है। नहीं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए अब नून लीग हमारे साथ है नहीं है, सलमा भट्ट नहीं, लेकिन देखिए ना, बात तो बड़ी भाई, हमने तो सफ़ेद कबूतर नहीं पाले हुए ना। हमने तो ये नहीं कहा कि हमने इलेक्शन लड़ने आना है, इलेक्शन लड़ने आया नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा था कि नवाज शरीफ मुल्क के साथ नहीं आएगा, डील के साथ आएगा और वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट नहीं होगा। आज भी देखें, क्या हमने कोई कहा कि हमारे इमरान खान के अलावा कोई कैंडिडेट होगा वज़ीर-ए-आज़म का? बिल्कुल नहीं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म उन्हें माना जाता है, पार्टी का ताहयात यानी सारा स्ट्रक्चर उनके पास है। ये हिकमत अमली हो सकती है। नहीं, वो हम लड़ेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, याद रखिएगा। और बहुत दूर है। का कमेंट ले लूं, आज बानी PTI की जानिब से जिस तीसरे खदशे का इजहार किया गया है, फरीद राजा साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर ये चीफ जस्टिस साहब चले जाते हैं, नए चीफ जस्टिस साहब आ जाते हैं और इलेक्शन का जो निज़ाम है, जो इल्ज़ामात हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, वो मामलात खुलते हैं, तो ये हुकूमत घर चली जाएगी? लेकिन हम तो जस्टिस पर यकीन रखते हैं, चीफ जस्टिस पर नहीं। मामलात तो जस्टिस के होने चाहिए, अदल के होने चाहिए। ये जो है कि जी अपनी पसंद के चीफ जस्टिस, ये कोई रवायत अगर थी तो गलत है, अगर है तो गलत है, अगर होगी तो गलत होगी। जमात इस्लामी अब 28 अगस्त को हम हड़ताल कर रहे हैं, और हड़ताल का भी मकसद यही है कि इस मुल्क के लोगों में जो एक बेपनाह इज़्तिराब है,
ताजर परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है, इस मुल्क में किसान है यानी जो अपनी ज़मीन पे मेहनत करता है वो इंतहाई दुखी है और ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। तो कम अज़ कम कोई एक जमात तो ऐसी हो कि जो अपनी दाखिली सियासत के बजाय अवाम की सियासत करे। जमात इस्लामी अवाम की सियासत कर रही है और हम ये समझते हैं कि इसके नताइज ज़रूर निकलेंगे। ये लाहासिल साई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानों को झुकना भी पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, लोगों की बात मानना पड़ेगी और यही जो है वो रवायत है और यही इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आम आदमी अपने आप को अल्लाह के करम से और अल्लाह के दी हुई ताकत से अब देखते हैं कि अवाम को हुक्मरान दे पाते हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के मामलात हालात सब ठीक हों, बेहतर हों और अवाम के लिए सब अच्छा हो। अपने मेज़बान अतहर अदील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।